ये है साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। प्राइम न्यूज की खबर का असर। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दर्जा प्राप्त मंत्री कुलदीप उज्ज्वल को बर्खास्त किया। डीपीआरओ से अभद्रता का वीडियो हुआ था वायरल। प्राइम न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत 4 नेताओं के खिलाफ केस दर्ज। बिल्डर ने दर्ज कराया केस, कहा कांग्रेस के लिए बिल्डिंग बनाने का पूरा पैसा नहीं मिला। योगी आदित्यनाथ को फिर आई राम की याद, कहा राम मंदिर केवल चुनावी मुद्दा नहीं, हमारे जीवन का मिशन और आस्था का प्रतीक है। जन भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। आरएलडी ने किया समाजवादी पार्टी को समर्थन का ऐलान। राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव में सपा को मिलेगा आरएलडी का साथ। आरएलडी विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला। सीतापुर में नगर पंचायत महोली में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना भारी पड़ा। अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन की मौजूदगी में दबंग सभासद ने दूसरे सभासद को बोर्ड मीटिंग के दौरान ही जमकर पीटा। कानपुर में प्लास्टिक की कुर्सियों के गोदाम में भीषण आग लगी। आग लगने की वजहों का अभी तक पता नहीं। आग की वजह से लाखों के नुकसान की आशंका, किसी के हताहत होने की अभी खबर नहीं। और बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा फिल्म उड़ता पंजाब का मामला। फिल्म के निर्माता अनुराग कश्यप ने कहा फिल्म को रिजेक्ट करने का अधिकार सिर्फ दर्शकों के पास। सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष पहलाज निहलानी को माफी मांगनी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और वक्त प्राइम एजेंडा का है। उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब हैं और सियासत भी खूब गरमा रही है। मथुरा कांड ने विपक्षी दलों को समाजवादी पार्टी की सरकार को घेरने का मौका दे दिया है। लिहाजा अखिलेश की सरकार बैकफुट पर है और विपक्ष हमलावर तेवरों के साथ नए नए तरीके आजमा रहा है हमला करने के लिए। विपक्ष के बड़े नेताओं ने मथुरा कांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है, लेकिन प्रदेश सरकार सीबीआई जांच पर चुप्पी साधे हुए है। उल्टे समाजवादी पार्टी ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से इस्तीफा मांगा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी रणनीतियों को धार देने में जुटे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज अपने विधायकों के साथ बैठक की, लेकिन बैठक में कैबिनेट मंत्री आजम खान साहब नहीं पहुंचे और उनका न पहुंचना वैसे तो संभावित था, लेकिन यह संभावना कई सवाल खड़े कर गई या फिर कई आशंकाओं को जन्म दे गई। हालांकि आजम के धुर विरोधी अमर सिंह इस बैठक में शामिल हुए। राजनीति चाहे कुछ भी कहे, लेकिन जो सच है वो देर से या जल्दी बाहर आ ही जाता है। ऐसा ही इस मामले में हो रहा है। अब सवाल यह है कि विपक्ष के आरोपों से घिरी समाजवादी पार्टी की सरकार अपने अंतर विरोधों से कैसे निपटेगी। ये सवाल उतना ही पुराना है जब से अमर सिंह जी की री एंट्री हुई है। अखिलेश सरकार प्रदेश में खराब कानून व्यवस्था के आरोपों से पहले ही घिरी हुई है, लेकिन मथुरा कांड ने उसकी छवि बिगाड़ने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है, लेकिन प्रदेश जिस अराजक दौर से गुजर रहा है या इसके गुजरने के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उनको समाजवादी पार्टी को गंभीरता से लेने की जरूरत है। 2-3 और डेवलपमेंट हमारे प्रदेश में हो रहे हैं। साध्वी प्राची, जिनको लेकर
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ये कह चुके हैं कि इनसे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, जिनको लेकर कई बार विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी के नेता ये कह चुके हैं कि इनसे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। उनकी जुबान पर लगाम कौन लगाएगा? क्योंकि उनके चुनाव के आसपास, चुनाव के करीब आते ही जो जहरीले बयान हैं उसकी जो सीमा है वो लगातार लांघी जा रही है। आज का प्राइम एजेंडा हम इसी मुद्दे पर करेंगे। अक्सर ऐसा होता है हमारे देश और प्रदेशों की सियासत में कि जब जिस प्रदेश में चुनाव करीब आते हैं वहां की सियासत गरमाने लगती है और वो जैसे जैसे वक्त कम बचता है वैसे वैसे बयानों की तेजी बढ़ती जाती है। उत्तर प्रदेश में भी धीरे धीरे ऐसा ही कुछ माहौल बन रहा है। कई खास मेहमान हैं हमारे साथ आज की इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के युवा नेता, टेलीविजन के युवा चेहरे और प्रदेश की सरकार में राज्य मंत्री नावेद सिद्दीकी साहब हैं। काफी दिनों बाद जुड़े हैं सिद्दीकी साहब, बहुत स्वागत है प्राइम एजेंडा में आपका। सर, हम आपका बड़ा इंतजार कर रहे थे, हम चाह रहे थे कि जल्दी से जल्दी आपसे हमारी बात हो और हम कई सवाल आपसे लें। हमारे साथ बाबा हरदेव सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं। बाबा हरदेव सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पंकज तिवारी जी हैं हमारे साथ, नेता प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी और बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। एक बार फिर से सभी मेहमानों का बहुत स्वागत। और आज की तारीख में प्रदेश में जो कुछ हो रहा है खासतौर से सियासी तौर पर, उस पर जरा हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि भविष्य की सियासत का रुख कैसे और किस तरीके से तैयार हो रहा है। नावेद सिद्दीकी साहब, एक तो सवाल बड़ा अपेक्षित है, प्रदेश की जनता भी जानना समझना चाहती है और इसके अलावा हमारा पैनल तो जरूर समझना चाहता ही है। वो ये कि कल मुख्यमंत्री ने जो कुछ हुआ उसके बाद आज उस पर एक कड़ा संदेश दिया, जिसे बार बार बयानों में कहा जाता रहा है। हम ये माने कि ये अभी आगाज भर है, आने वाले समय में खासतौर से जितना वक्त चुनाव में बचा है, अखिलेश यादव के बतौर मुख्यमंत्री ये तेवर अब कायम रहने वाले हैं। राजीव भाई, देखिए, तेवर की जहां तक बात है, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने से पहले ही उन्होंने ये एक संदेश कड़ा दिया था कि कोई भी बाहुबली उनकी पार्टी में नहीं रहेगा और ऐसे लोग रहेंगे जिनकी छवि साफ हो। उन्होंने अपनी टीम भी एक ऐसी बना के रखी जी। अब ये जो संदेश उनका जो गया है, ये संदेश इनका आज पहली बार नहीं गया है। 2012 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे, मुख्यमंत्री बनने के बाद एक और दर्जा प्राप्त मंत्री थे जिनका नाम था नटवर गोयल साहब, वो भी, उनको भी दर्जा दिया गया था, राज्य मंत्री बनाया गया था। लेकिन उनका एक प्रेस फोटोग्राफर के साथ एक खाली बहस हो गई, झड़प हो गई और उसमें उन्होंने कुछ अपशब्द वगैरह कह दिए, वो भी वीडियो जारी हो गया था। आजकल तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स का टेक्नोलॉजी इतनी साउंड है, हर चीज बाहर हो जाती है फौरन और आप लोगों से कोई चीज छुपी नहीं रहती। क्योंकि राजीव साहब, आप एक बहुत जिम्मेदार चैनल को हेड कर रहे हैं और एक बहुत अच्छे एंकर भी हैं और आपका चैनल काफी देखा जाता है, काफी पसंद किया जाता है। तो हमारे एक नटवर गोयल साहब के ऊपर एक्शन लिया मुख्यमंत्री जी ने फौरन, क्योंकि एक पत्रकार के साथ बदतमीजी की थी और वो चीज निकल के सामने आई थी। तो जो चीज सामने आती है, सीएम साहब को पता लगता है, जानकारी, उसकी जांच होती है, जांच करने के बाद चीजें अगर निकल के आती हैं फैक्ट, तो उनके खिलाफ मुख्यमंत्री जी ने हमेशा कड़ा रुख इख्तियार किया है, हमेशा कड़ा रुख अपनाया है। और ये कि सीएम साहब ने ये पहली बार किया है ऐसा नहीं है, वो हमेशा डिसिप्लिन चाहते हैं, वो हमेशा ये चाहते हैं कि उनके जो लोग हैं, उनकी जो टीम है, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो वर्कर्स हैं, वो सिर्फ फोकस रहे, फोकस डेवलपमेंट में रहे, विकास के काम में डेवलपमेंट रहे और मुद्दा सिर्फ एक विकास का, डेवलपमेंट का लेकर ही आगे बढ़े हैं वो। और उनके फेस के ऊपर ही हम लोग चुनाव जीते और दोबारा भी इंशाल्लाह 2017 में, जैसा कि अभी बंगाल में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, यहाँ भी उत्तर प्रदेश में भी रिपीट होने जा रही है सरकार। लोकतंत्र है और जनता इसका इनाम देगी। तो मुख्यमंत्री जी ने ये पहली बार नहीं किया है, कड़ा संदेश वो हमेशा देते रहे हैं और आगे भी जारी रहेगा जैसा आप कह रहे हैं। हम आपकी इस टिप्पणी पर पैनल के पास जाएंगे, लेकिन इससे पहले एक बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। पिछले कुछ दिनों के सियासी हलचल के बाद, खासतौर से मथुरा कांड के बाद कि पार्टी की विधायक दल की बैठक बुलाई गई,
नावेद साहब, ये सवाल अगर हम न पूछें आपसे तो थोड़ा बेमानी सा हो जाएगा। जी। आजम साहब आज की इस बैठक में नहीं पहुंचे, इसके क्या मायने हम निकालें नावेद साहब? दूरी बढ़ रही है, उन्हें समय नहीं मिला, ये सब कुछ अपेक्षित था? क्योंकि जब से अमर सिंह जी की एंट्री हुई तब से ये अंतर विरोध चर्चा में बार बार आ रहा था। अपनी नाखुशी आजम खान साहब ने बाकायदा मीडिया के सामने दर्ज कराई थी, ये कहते हुए कि ये पार्टी के लिए दुखद प्रकरण है, दुखद स्थिति है। क्या कहेंगे, कैसे निपट रही है पार्टी इन सारी चीजों से? देखिए, पार्टी अपना काम कर रही है। पार्टी अच्छी तरह से जानती है कि कैसे एक पार्टी को चलाना है। आदरणीय नेताजी ने बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से एक पौधा लगाया था समाजवादी पार्टी का, और वो पौधा आज लोगों की मेहनत से, कार्यकर्ताओं की मेहनत से एक बड़ा फलदार वृक्ष बना है, जो लोगों को विकास के रूप में एक साया दे रहा है। रही बात आजम खान साहब की, आजम खान साहब की कोई मसरूफियत होगी, और उनकी मसरूफियतें भी अगर जब होती हैं और तो मीडिया खास तौर से उसको एक अलग रंग देता है, एक अलग रूप दे देता है। विपक्षी दल भी उसको एक अलग रूप देते हैं कि खान साहब नाराज हैं। खान साहब ने कई बार कहा वो हमेशा रहे, अभी भी थोड़े दिन पहले लखनऊ में थे। ऐसा नहीं है कि कोई अगर किसी को राज्यसभा भेज दिया नेताजी ने तो खान साहब नाराज हो जाएं। और खान साहब ने एक बात और बहुत अच्छी कही थी कि देखिए, हम लोगों ने तो जिम्मेदारी नेताजी को दे दी कि नेताजी चुने और नेताजी नाम डिसाइड करें, नेताजी जिसको चाहे भेजें। ये जिम्मेदारी खान साहब ने कहा कि हमने नेताजी को दे दी, सबने दे दी। नावेद साहब, नेताजी आजम खान साहब के हूबहू शब्द आपको पता है क्या है? और हम सब मतलब शब्द शह, अक्षर शह आजम खान साहब ने क्या कहा? सर, उन्होंने कहा नावेद साहब कि नेताजी पार्टी के मालिक हैं, वो जिसे चाहे रखें, जिसे चाहे न रखें, ये उनके शब्द थे। व्यंग भरा अंदाज था उनका। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा। अब खान साहब ने ऐसा क्यों कहा? देखिए, वो हमेशा खान साहब जब बात करते हैं तो उनके हर अंदाज को एक व्यंग का रूप दिया जाता है। और आजम खान साहब हमारी पार्टी की एक बुनियाद हैं, एक अहम पिलर हैं, एक अहम हिस्सा है। उनके लिए हम यही कहना चाहेंगे राजीव भाई, आजम खान साहब के लिए कि लफ्ज जब तक वजू नहीं करते खान साहब गुफ्तगू नहीं करते। तो खान साहब जो गुफ्तगू करते हैं, जो बात करते हैं, वो आप लोगों को भी बहुत पसंद है। और आप लेकिन नावेद साहब, हमारी चिंता तो सिर्फ ये है कि जो गुफ्तगू है अब धीरे धीरे कुछ कम सी हो रही है। आज विधायक दल की बैठक, बहुत सारी बातों पर गुफ्तगू होनी थी कि सरकार के कामकाज कैसे जनता तक पहुंचे, आगे का एजेंडा क्या हो। ये मथुरा कांड हुआ, उससे पार्टी कैसे एकजुट होकर निकले, और उसमें आजम खान साहब की मौजूदगी बड़ा जरूरी थी, आप जानते हैं, जातीय तौर पर। लेकिन कोई वजह है शायद जो उतना खुलकर आप शेयर नहीं कर रहे हैं। चलिए हम जाने देते हैं, आपकी दूसरी बातों पर हम टिप्पणी लेते हैं। बाबा हरदेव जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। इससे पहले सर कि ये साध्वी प्राची, जिनसे आपका कोई नाता नहीं है, उनकी जुबान को कौन बंद करेगा? क्योंकि वो जो सीमा रेखा, जो लक्ष्मण रेखा है, वो लांघती चली जा रही है। ये बताएं सर कि अभी नावेद साहब कह रहे थे कि हमेशा मुख्यमंत्री ने प्रयास किया है, 2012 से ही वो प्रयास कर रहे हैं कड़ा संदेश देने का। ये प्रयास अधूरा कहां रह जाता है? और आपको लगता है कि वाकई अब मुख्यमंत्री उन तेवरों में आ गए जिस तरीके से दर्जा प्राप्त मंत्री पर उन्होंने कार्रवाई की है? बाबा हरदेव जी, देखिए, जहां तक कानून व्यवस्था की स्थिति है, वो उत्तर प्रदेश में बहुत ही खराब है, बदतर है। अधिकारी स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पा रहा है, कहीं ना कहीं दबाव में है, और अधिकारी जातीय संकीर्णताओं में भी फंस गया है। और ये बड़ा दुर्भाग्य है इस उत्तर प्रदेश का कि अधिकारी अपनी स्वतंत्रता से काम नहीं कर पा रहा है, और अगर स्वतंत्रता से काम कहीं करता है तो उसे तुरंत कहीं या तो हटा दिया जाएगा या दंडित कर दिया जाएगा। ये दुर्भाग्य है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो भी ये कार्रवाइयां हो रही हैं, मंत्री जी को हटाना या अन्य छोटी मोटी कार्रवाई, इससे कोई अंतर नहीं आने वाला है। अंतर आएगा जब ईमानदारी से प्रयास किया जाएगा और अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी को पूरी तरह से छूट दी जाएगी कि आप अपने हिसाब से कानून व्यवस्था स्थापित करो, और जहां गड़बड़ी होगी वहां बख्शेंगे नहीं।
मथुरा का ही आप एग्जाम्पल ले लीजिए। डीएम और एसपी अभी भी संभवतः वहां कार्यरत हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इतनी बड़ी घटना हो गई। एक ही घटना नहीं है, आप उत्तर प्रदेश को देख लीजिए तो लगभग 4 सालों से लगातार कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। चूंकि मैं प्रशासनिक सेवा में रहा हूं, मैं जानता हूं कि कहां आएंगे, जवाब जरूर लेंगे आपसे हैं जी। और अधिकारी क्यों पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्पक्षता से काम नहीं कर पा रहा है। जब लोक सेवक की भूमिका में वो आएगा, लोक सेवक की 2 भूमिकाएं होती हैं। पहली भूमिका तो ये है कि वो जनता के बीच रहे और दूसरी भूमिका जहां गड़बड़ी पैदा हो, चाहे वो बड़े से बड़ा नेता हो, उसको भी दंडित करने का उसके अंदर निर्भयता से साहस हो। जब ये स्थिति उसके अंदर पैदा हो जाएगी तो कानून व्यवस्था सुधरेगी। कानून व्यवस्था इस समय बहुत ही गड़बड़ उत्तर प्रदेश की चल रही है। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये जो कार्रवाई मुख्यमंत्री ने की है, खासतौर से दर्जा प्राप्त मंत्री को हटाने की, ये सब दिखावा है, इसमें कोई ईमानदारी नहीं है। बाबा हरदेव जी, आपका यही आरोप है? आईवास है और कुछ नहीं है, इसके और कुछ नहीं कोई... है। नावे साहब जवाब लेंगे, जरा एक एक बार टिप्पणी आ जाए। हम जरा पंकज तिवारी जी को भी शामिल कर लें। पंकज जी, ये वाकई दिखावा है या फिर मुख्यमंत्री तेवरों में आ रहे हैं? नावे साहब आएंगे, बिल्कुल आएंगे सर, पूरा मौका मिलेगा आज आपको जवाब देने का। राजीव भाई, पंकज जी बोलिए। जी, ये पूरी तरह से मुख्यमंत्री जी का दिखावा है। इसी तरह का जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव पिछला चल रहा था और डीपी यादव जी, राजू जी जब पार्टी ज्वाइन करना चाहते थे, समाजवादी पार्टी, तो अखिलेश यादव ने उनको रोका था। उसके बाद लोगों को लगा था कि ये युवा मुख्यमंत्री हैं और ये उत्तर प्रदेश में काम करेंगे। केवल उस घटना की बात सपा सरकार के पक्ष में माहौल बना, और लेकिन उस सरकार के बनते ही नावेद भाई कहेंगे कि हमने सब पर कार्रवाई की। पंडित सिंह ने सीएमओ के साथ क्या किया, उस पर क्या कार्रवाई हुई? 15 दिन बाद उनको दोबारा मंत्रिमंडल में लिया गया। एक पिछले पंचायत चुनाव में एक नेता पुत्र ने किस तरह एक एसएसपी को किस तरह गाली दी और चुनौती दी कि यहाँ आओ, मैं खड़ा हूं और मैं तुमसे निपटूं, उसके विरुद्ध समाजवादी पार्टी। चूंकि 2017 का राजीव जी चुनाव आ चुका है और उनको कुछ न कुछ करना है, इसलिए ऐसे लोगों पर, बड़ों पे 2 साल से जब से इनकी सरकार थी, जवाहर गार्डन पर पूरी इस तरह की कह लीजिए कि कब्जा था। सरकार कहां थी? क्या कार्रवाई कर रही थी? सरकार पूरे उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल कायम हो चुका है और इनका कार्यकर्ता ही अपनी पार्टी की बात नहीं सुन रहा है। इनका कार्यकर्ता ही राजीव जी निरंकुश हो चुका है और जिस पार्टी का कार्यकर्ता दिखावा है, उस जो कार्रवाई हो रही है उसके प्रति ईमानदारी नहीं है, चुनाव नजदीक आ रहे इस बात का दबाव है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। बस ठीक है, जवाब लेते हैं, फिर हम जरा पीयूष जी के पास आएंगे, जवाब लेते हैं। नावे साहब, देखिए, ऐसा है कि हमारे ऊपर जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान बैठे हुए हैं आपके डिबेट में जो इल्जाम लगा रहे हैं, तो इनका तो फर्ज है कि इल्जाम लगाना, क्योंकि ये अगर नहीं लगाएंगे तो ये अपनी कुर्सी के साथ नाइंसाफी करेंगे। तो इनको लगाने दीजिए। और ये किस हद से बोल रहे हैं ये समझ में नहीं आता। भाई, भारतीय जनता पार्टी अगर बोल रही है या दूसरे दल कोई बोले तो समझ में आता है। इनका तो वजूद खत्म हो चुका है उत्तर प्रदेश में। जो बोल रहे हैं इनका वजूद आज से 25-30 साल पहले खत्म हो चुका। और इस चुनाव में ये जो आ रहे हैं 2017, इनके ताबूत में आखिरी कील भी लग जाएगी। तो ऐसा है, ये हमारे ऊपर अनर्गल जितनी बातें हैं, समाजवादी पार्टी का विकास जो हो रहा है, ये दूसरा रूप दे करके, सिर्फ दूसरा रूप दे करके एक नई लकीर खींच के राजीव भाई के विकास के पैरेलल एक आगे ऐसी लकीर खींची जाए कि लोगों का माइंड डाइवर्ट करके हम उस लकीर की तरफ ले जाएं और यहाँ पे ताकि ये दिखाएं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने कुछ नहीं किया। ये जानते नहीं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान का दिल उत्तर प्रदेश, कितने प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश ने दिए। उत्तर प्रदेश का ये यहाँ की ये सारी चीजें ये जानते हुए भी ये इस तरीके से कि यहाँ पे जमीन पे काम हो रहा है, काम दिख रहा है। और 5 साल के वादे, जो 5 साल के वादे, ये सबसे बड़े सूबे के एक पहला मुख्यमंत्री एक ऐसा है, मैं पहला मुख्यमंत्री वाहिद जिन्होंने अपने वादों को 3.5 साल में 4 साल में पूरा कर दिया और अब हम प्लस में चल रहे हैं। और कोई ऐसी चीज नहीं है हिंदुस्तान का, शायद ही कोई ऐसा घर होगा उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का शायद ही राजीव भाई कोई ऐसा घर होगा जिसके दरवाजे तक
मेरे ख्याल से शायद राहत ना पहुंची हो। किसी के आगे सड़क पहुंची है, कहीं पानी पहुंचा है, कहीं किसानों के भी पास कुछ ना पहुंचा है। कोई ऐसा इंसान उत्तर प्रदेश का नहीं होगा जो राहत जिसको नहीं पहुंची, और जिसके पास नहीं पहुंची, जो नहीं किसी वजह से ले पाया, तो उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है, ये योजनाएं हैं, गंगा जमुना दोनों योजनाएं चल रही है, बिल्कुल बह रही है साहब। उत्तर प्रदेश में तो गंगा जमनी तहजीब है, यहाँ तो गंगा जमनी तहजीब, गंगा जमुना, यहाँ तो नदियां मिलती हैं तो संगम बनता है। ठीक है, ये तो संगम की नगरी है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जी अब हम यहाँ पे हमने मेरा काम बोल रहा है राजीव भाई, माननीय अखिलेश, हम जवाब दे लें सर। यादव जी का काम बोल रहा है। पीयूष जी भी उसी उत्तर प्रदेश, वो अपनी विशेष उसी उत्तर प्रदेश से आते हैं और लगातार उनकी नजर रहती है और आपकी सरकार के कामकाज पर भी रहती है। पीयूष जी जरा एक नज़र डालें उत्तर प्रदेश में जो विकास का काम हो रहा है। एक और कल एक ऑडियो आया एक दर्जा प्राप्त मंत्री का, कुलदीप उज्ज्वल का, उस पर मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की। हम क्या ये समझें कि देर आए दुरुस्त आए जैसी स्थिति है, या फिर जो कांग्रेस पार्टी कह रही है, जो बीजेपी समझ रही है और समझा रही है कि साहब ये आई वॉश है, चूंकि मथुरा कांड के बाद दबाव इतना ज़्यादा है, चुनाव भी आ रहे हैं, लिहाजा ये करना पड़ा है, करना नहीं चाहते थे, कुछ ऐसी स्थिति है। हम कहाँ तौलें इस कार्रवाई को और उत्तर प्रदेश के विकास को? नहीं, निश्चित रूप से देखिए कि जो ये कार्रवाई हुई है, तो एक तो ये क्लियर कट है कि ये संदेश देने की बात है ही है कि हम इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे और काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। लेकिन सवाल टाइमिंग का है। अब जब यूपी सरकार पूरी तरीके से, अखिलेश सरकार घिर चुकी है, और खासकर देखिए अपराध तो लगातार जब से सरकार आई है, अपराध लगातार उसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है उत्तर प्रदेश में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोई भी जो नागरिक है इस प्रदेश का, या कोई भी जो अखबार पढ़ता है या टीवी देखता है, उसको पता है क्या हो रहा है। रोज उत्तर प्रदेश में कोई वारदातें होती रहती हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो निश्चित रूप से, लेकिन अभी जिस तरह से मथुरा कांड हुआ है, तो एक बड़ी फजीयत हुई है सरकार की, और यहाँ तक कि इनके मंत्री भी उस घेरे में आ गए हैं। तो निश्चित रूप से एक संदेश देने की कोशिश करी है कि देख हम जो है कार्रवाई करते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि अखिलेश सरकार को ये 1 साल दिया गया है नेताजी द्वारा, ये था कि अखिलेश काफी परेशान थे, उनकी छवि को काफी नुकसान पहुंच रहा था। तो नेताजी ने कहा ठीक है, हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तुम्हें 1 साल देते हैं, तुम इसमें कर लो जो तुम्हें करना है। और अगर आप देखिए राजीव जी, तो पिछले कुछ समय से ही लगातार जो है, चाहे विकास के काम हो, लगातार उसमें जो तेजी आई है, तो ये अखिलेश चाहते हैं कि जो छवि उनकी गढ़ी गई थी, जो कि लगभग 3 साढ़े 3 साल जो है एकदम वो जो बड़े छत्रप है समाजवादी पार्टी के, और जो बड़े नेता हैं और जो बड़े मंत्री हैं, जिनको लेकर कल अमित शाह जी कह रहे थे कि सरकार में 6 मुख्यमंत्री जी हाँ, जी हाँ, तो उनके चलते या उनके दबाव के चलते या अखिलेश जी की, मुझे ऐसा लगता है, कुछ चल नहीं पाई थी और लगातार वो छटपटाते थे। क्योंकि मुझे लगता है कि अखिलेश जी को बलि का बकरा बनाया गया नेताजी ने, क्योंकि सपा का बुरा हाल था। चुनाव में, पिछले चुनाव में जो है एक युवा चेहरा लाना था, अखिलेश को उतारा गया उसमें इसके साथ कि भाई हम एक युवा चेहरा दे रहे हैं, हम एक युवा नेतृत्व दे रहे हैं और हम एक बेहतर उत्तर प्रदेश बनाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि वो कहीं कुछ नहीं गया। अखिलेश खुद भी जो परेशान रहे, उनको पूरी आज़ादी नहीं थी काम करने की, और इसीलिए जब उनके खास लोगों को हटाया गया, तो देखिए आपको याद होगा किस तरह से वो नाराज हो गए, यहाँ तक कि वो सैफई के कार्यक्रम में भी नहीं पहुंचे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो 1 साल दिया गया है अखिलेश को, उसी को करने के लिए वो लगातार इस बात की कर रहे हैं और इस तरह के जो है वो हस्तक्षेप कर रहे हैं, इस तरह के निर्णय ले रहे हैं। वरना इस तरह की घटनाएं तो उत्तर प्रदेश में पिछले 3 साढ़े 3 साल से रोज ही होती रही हैं। हर इनका जो मंत्री है, कोई न कोई कुछ कहीं न कुछ घटनाएं होती रहती है, विधायक है कुछ न कुछ करता रहता है, दबंगई बहुत होती रहती है। यहाँ पे जो है प्रशासन जो है, बिल्कुल आप देखिए प्रशासन के नाम पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि लगातार अपराध हो रहे हैं, लगता ही नहीं कि प्रशासन हो रहा है। कानून की व्यवस्था तो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल चरमरा चुकी है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये चुनाव को चलते और ये अखिलेश यादव एक अपनी छवि को सुधारने के लिए, और खासकर जो है समाजवादी पार्टी की सरकार अपनी छवि को सुधारने के लिए इस तरह के निर्णय ले रही है। और विकास निश्चित रूप से हुआ है, लेकिन वो शहरी विकास हुआ है। अगर जैसे अभी जो है नावे साहब कह रहे थे कि हमारे यहाँ गंगा बह रही है और सब घर घर पहुंच गया है, मैं सिर्फ एक ही उदाहरण दूंगा इनका, बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड में बता दें जो त्राही त्राही मची हुई है, वहां तो अगर केंद्र सरकार ने ट्रेन भी भेजी वहां पे पानी की भर के, तो ये इनसे इतना भी नहीं हुआ कि वो वहां पानी पहुंचा दे, क्योंकि लोगों की जरूरत पानी की थी, न कि इनकी नाक का सवाल था कि भाई केंद्र सरकार ने भेजा है तो वाहवाही वो लूट लेगी। वाहवाही बात की बात थी, लेकिन आप वहां की जनता को राहत पहुंचाते। तो ये सिर्फ एक बातें हैं कहने की। अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश का हर नागरिक जो है आज परेशान है।
वो कानून की स्थिति उससे परेशान है, अपराधों से बहुत ज़्यादा परेशान, दबंगई जितनी चल रही है वहाँ पे जो सत्ताधारी पार्टी है उनके लोगों की, ये सबके सामने है। तो मैं तो कहूँगा कि ठीक है, जो समय मिला है तो अखिलेश कोशिश कर रहे हैं और जो उन्होंने एक्शन लिया है वो निश्चित रूप से संदेश देता है कि भाई देखिए हमारी सरकार है, काम कर रही है और हम काम करना चाहते हैं, हम काम करते हैं। जवाब लेंगे हम नावेद सिद्दीकी साहब से एक छोटे से ब्रेक के बाद, आपकी हर बात का जवाब लेंगे। और जो इशारा आप कर रहे हैं कि ये 1 साल का समय मिला है नेताजी से, क्या ये 1 साल मतलब 4 साल बनाम 1 साल जो मामला है, क्या ये गेम चेंजर साबित होगा, क्या ये छवि बदलने में कामयाब होगा? और ब्रेक के उस पार हम एक सवाल ये भी उठाएंगे कि दबाव की वजह से या देर आए दुरुस्त आए, चलिए मुख्यमंत्री ने कार्रवाई तो की, लेकिन बीजेपी नेताओं की जुबान पर लगाम कौन लगाएगा? वहां कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी? चुनाव तक सब ऐसे ही चलता रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, वो कंधे हैं अखिलेश जी के, जिनके प्रयास से सबको साथ लेकर हर समाज, हर वर्ग, हर तबके के लिए योजनाओं की शुरुआत हुई है। गांव में रहने वालों का जीवन स्तर सुधारने के लिए जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना शुरू की। इसमें गांव में पक्की सड़कें और नाली बनाने का काम हुआ। सब ठीक है डॉक्टर साहब, हाँ बताइए ना, कृष्णा जी ही होंगे ना? मैंने तो बहू से पहले ही कह दिया था, चाहे कुछ भी हो जाए खानदान की नाक नहीं कटनी चाहिए। लड़की है तो आप ही कुछ उपाय बताइए ना। देखिए, आप पेमेंट की चिंता मत करिए। ऐसी ही सोच से शुरुआत होती है कन्या भ्रूण हत्या की। ये सोच भी हत्या के समान है। अपराधी कड़ी से कड़ी सजा के हकदार हैं। बेटे की आस में बेटियों को बलि मत चढ़ाएं। भारत की आन बान शान में हमारी बेटियों का भी योगदान। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। प्रियंका भारती? हाँ। ए शारदा, विमल, हरिया, सब इधर आओ। ये प्रियंका, बहुत नाम है इनका। अपनी इज्जत और स्वच्छता की खातिर अपने लगन के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मर्द से शौचालय बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे इसके मर्द ने सुना। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। आप भी अपने घर में शौचालय बनवाएं और इस्तेमाल करें। जहां सोच वहां शौचालय। मुनीर खान एक जाने माने साइंटिस्ट जिन्होंने हर्बल मेडिसिन के क्षेत्र में सराहनीय योगदान दिया है। पिछले 40 सालों से आप नायाब जड़ी बूटियों को लेकर बहुत सारे प्रयोग करते रहे हैं। आपने अपने अथक प्रयासों से एक ऐसी रिसर्च को अंजाम दिया है जो लोगों को उनकी बीमारियों में राहत देने का कार्य कर रही है। जब से मैंने खान साहब की दवाई लेना शुरू की है, मुझ में स्टैमिना ज्यादा आ गया है। पहला डोज लेते ही मुझे ऐसा लगा कि मेरे बॉडी में कुछ तो भी चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन कुछ तो भी हो रहा है ऐसा मुझे हलचल लगे। मेडिसिन इज रियली गुड and I even suggested some of my friends who have problems and I think it will really boom their life. एक बार डॉक्टर मुनीर खान के पास आए, उनकी दवा खा के देखें और देखें किस तरीके के चमत्कार आपके अंदर। और अभी मेरी ऑलमोस्ट शुगर भी नॉर्मल हो गई है और मेरा स्टोन भी निकल गया और बीपी भी मेरा नॉर्मल रहता है और पूरा दिन मैं फिट रहता हूँ और मेरा जॉब मैं प्रॉपर करता हूँ। अभी आई एम वेरी सेटिस्फेक्शन अबाउट ऑल दिस मेडिसिन मिस्टर मुनीर खान साहब। डॉक्टर साहब को ये भी कहूँगा इसका नाम संजीवनी बूटी रख दे। कोई हेल्दी आदमी भी इस दवा को पी के और भी हेल्दी और स्वस्थ रह सकता है। आपकी ये रिसर्च गंभीर लाइलाज बीमारियों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आई है। साइंटिस्ट मुनीर खान से कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। साइंटिस्ट मुनीर खान, एक्सीलेंसी, प्रीमाइसेस नंबर 4, अपोजिट
वर्सोवा MTNL टेलीफोन एक्सचेंज, अंधेरी वेस्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्राइम एजेंडा देख रहे हैं आप, और प्राइम एजेंडा में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग मुद्दों के जरिए उत्तर प्रदेश की सियासत किस करवट बैठ रही है या किस तरफ जा रही है। कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। नावेद सिद्दीकी, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, बाबा हरदेव सिंह, नेता बीजेपी, पंकज तिवारी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, और पीयूष पंत जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस डिबेट में हैं। हम बाबा हरदेव जी के पास जाए इससे पहले बहुत सारे सवाल पीयूष पंत जी ने उठाए थे और जावेद जी उस बात का जवाब देना चाह रहे थे। जावेद जी प्लीज संक्षेप में जवाब दें। ऑब्जर्वेशन ये है पीयूष जी का कि एक अंडरस्टैंडिंग के तहत ये सब हो रहा है, 1 साल नेताजी की तरफ से दिया गया है और उसी 1 साल में अखिलेश यादव को गेम चेंजर साबित होना है, ये चुनौती उनके सामने है। काफी चीजें पीयूष साहब ने बता दी और जब पीयूष साहब बता रहे थे तो मैं बड़े गौर से सुन रहा था कि नेताजी ने क्या क्या किया। उन्हें 1 साल का उनको मौका दिया है और पहले नेताजी क्या कहते थे। मतलब जिस तरह से पीयूष जी बता रहे थे मुझे ये लग रहा था कि नेताजी रोज शाम को इनको रिपोर्टिंग करते हैं और इनको बताते हैं कि मैं क्या करने जाऊं और उत्तर प्रदेश में क्या स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। सर रिपोर्टिंग न करते हो लेकिन जो हो रहा है उससे आईना तो दिख ही रहा है ना। मुख्यमंत्री जी को जो ये कहा जाता है कि 1 साल का वक्त दिया गया, ये बिल्कुल गलत है। 1 साल का कोई वक्त नहीं दिया गया। पूरा मुख्यमंत्री जी जिस दिन से उन्होंने ओथ ली है, ओथ लेने के बाद ही नेताजी हमारी पार्टी के सुप्रीमो हैं, पार्टी के मुखिया हैं और हमेशा पार्टी पे देखिए हम लोग को उनकी सरपरस्ती की जरूरत है और गाइडलाइन की भी जरूरत है। तो वो हमेशा गाइडलाइन देते रहते हैं और अच्छी बात ये है कि दिल के इतने साफ हैं, इतने कद्दावर शख्सियत हैं कि वो आज मीडिया के सामने भी खड़े होके मंत्रियों को और विधायकों को कुछ कह देते हैं कि अच्छा काम करो, तुम्हें अभी और काम करने की जरूरत है। मतलब वो ये नहीं है कि बुला करके हम लोगों को कमरे के अंदर बैठ, लेकिन नावेद साहब मंत्री मानते नहीं, कोई कार्यकर्ता नेता मानते नहीं। नेताजी की तो ये बलबन साहत या नेताजी का तो ये बड़प्पन है, लेकिन ढीठपन उन मंत्रियों और नेताओं का भी तो देखिए जो उनकी बात मानते नहीं और कोई कार्रवाई नहीं होती है। कोई कार्रवाई नहीं होती। नेताजी कह तो देते लेकिन कार्रवाई नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कार्रवाई। अरे देखिए साहब ऐसा है, एक जिला अधिकारी को एक मंत्री थे, अब इस वक्त दुनिया में नहीं है, उनका नाम लेना ठीक नहीं है। वो हमारी जब सरकार बनी थी एक जिला अधिकारी महोदया थी, मोहतरमा थी, उनके लिए कुछ कह दिया था उन्होंने, तो उन्होंने उनको उन पद से हटाया। फिर मुख्यमंत्री जी ने, मैंने आपको जैसे जिक्र किया, एक दर्जा प्राप्त मंत्री थे, वो आ गए थे, एक प्रेस फोटोग्राफर के साथ झगड़ा हुआ, उनको हटाया, तत्काल उनको बर्खास्त किया। उसके बाद देखिए हमारे कद्दावर मंत्री, हमारे कैबिनेट मंत्री जिनका सिर्फ नाम आया था कि जियाउल हक मर्डर केस में उनका सिर्फ नाम आया था, वो दोषी नहीं थे, लेकिन तब भी मुख्यमंत्री जी ने उनसे इस्तीफा लिया कि नहीं भाई चलिए जांच होनी है, सीबीआई की जांच होनी है, जांच के बाद आप निर्दोष हो आप आ जाना, लेकिन अभी आप पार्टी के कार्यकर्ता हो, चलो बहुत अच्छी बात। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहाँ पे काम नहीं किया ये बताइए, या कहाँ एक्शन नहीं लिया। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार नहीं है कि अखिलेश जी ने, कि अब चुनाव आ रहा है तो ये अखिलेश जी ने कहा कि भाई अब एक्शन दिखाओ तो जनता देखेगी कि हम एक्शन भी लेते हैं। अखिलेश यादव जी तो डे 1 से जब से कमान संभाली उन्होंने, आप देखिए रिकॉर्ड में है, दिस इज ऑल ऑन रिकॉर्ड्स, ये सारी चीजें रिकॉर्ड में है। मैंने जो आपको अभी एग्जांपल्स दिए, ये सारी चीज देखिए, अखिलेश यादव जी ने हमेशा कार्रवाई की है। और जो भी इस तरीके की चीजें करते हैं लोग, जो भी पार्टी की छवि खराब करते हैं, पार्टी को बदनाम करते हैं, पार्टी की बदनामी से अखिलेश जी की बदनामी होती है, नेताजी की बदनामी होती है। सरकार ने हमें क्लियर मैंडेट, जनता ने हमें मैंडेट दिया है, इतनी सीटें हमें दी हैं, हमसे बड़ी उम्मीद रखी और यही हमारी टैगलाइन भी है कि उम्मीद की साइकिल, तो हमसे उम्मीद है, तो यही हम उनको डिलीवर कर रहे हैं, हम उनको जनता का काम कर रहे हैं। अब जरा हम बाबा हरदेव जी के पास आए सर। बीच में रोड़ा बनेगा, जो पार्टी की जो छवि खराब करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे आज की तारीख में कोई भी हो, XY, उसको बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है नावेद साहब, जरा बाबा हरदेव जी के पास हम आए। बाबा हरदेव साहब, सारी बातें ठीक है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, लेकिन सवाल यह है कि भले ही दिखावे के लिए करते हो, भले ही आई वॉश हो,
भले ही दबाव हो चुनाव का या किसी और चीज का, लेकिन एक्शन थोड़ा बहुत तो दिखता है, दिख रहा है। बड़े दावे नावेद जी कर रहे हैं, उनको आप मत मानिए, लेकिन आपकी पार्टी में, आपकी सरकार में तो हम कोई एक्शन ही नहीं देख रहे हैं। ये हकीकत है। बस ठीक है सर, हम जरा इनसे सवाल ले लें बाबा हरदेव जी से। बाबा हरदेव साहब, आपके यहाँ तो कोई एक्शन नहीं है, खुली छूट है, हर किसी को खुली छूट है। यहाँ राजीव भाई हाँ जी एक मौका दीजिए। हाँ बोलिए नावेद जी बोलिए। आप पूछ रहे हैं हरदेव जी से, आप जो पूछ रहे हैं, मैं बस ज्यादा नहीं, आपका 30 सेकंड लूंगा। नावेद जी की आवाज पहुंच नहीं रही है, सुनाई कम पड़ रहा है। अच्छा बाबा हरदेव जी, हम आवाज बढ़वाते हैं। हाँ नावेद साहब पूरा करिए। जी हाँ, हमारी आवाज कम है, माइक्रोफोन की बढ़वा दीजिए तो शायद आप तक पहुंच जाए। देखिए ऐसा है राजीव भाई, 1775 के आसपास एक बादशाह हुआ करता था जिसका नाम था नादिर शाह। नादिर शाह के सेनापति ने एक बार उससे कहा कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, आप अब घोड़े को छोड़ दीजिए, अब हाथी की सवारी किया कीजिए। तो नादिर शाह ने एक ही जवाब दिया था, उन्होंने कहा कि मैं हाथी की सवारी नहीं करूंगा और कभी नहीं करूंगा। तो जब पूछा गया कि क्यों नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा इसलिए क्योंकि मैं उसकी सवारी करना चाहता हूं जिसकी लगाम मेरे हाथ में रह सके। आज अफसोस की बात है, मोदी जी हाथी की सवारी कर रहे हैं, उनके पास लगाम किसी की नहीं है। चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे साक्षी महाराज हो, चाहे साध्वी प्राची हो, चाहे महेश कुमार जी हो, XYZ जितने हैं सांसद, इनके देख लीजिए, किसी के पास लगाम नहीं है। यही मैं बात का जवाब देना चाह रहा था हरदेव जी की कि पहले लगाम पकड़िए, आज लगाम पकड़िए। आज आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हम पर लगा रहे हैं, किस मुंह से, किस हक से बोल रहे हैं। अगर हिंदुस्तान के इतिहास के पन्ने पलटिए, सफे पलट के देखिए, गोधरा से बढ़ के कोई कांड नहीं है। और उनको तो तड़ी पार भी किया गया था, गुजरात से तड़ी पार कर दिया गया था। तो एक तड़ी पार इंसान को आप उत्तर प्रदेश भेज देते हो और वो हमारे ऊपर इतनी हैसियत रखता है कि वो हमारे ऊपर उंगली उठाता है। ये बड़े अफसोस की बात है मोदी और हरदेव जी, ये बहुत अफसोस की बात है। लगाम अपने हाथ में रखना सीखिए लोगों की। ठीक है, अब जवाब ले ले। सवाल बाबा हरदेव जी से था। बाबा हरदेव जी जवाब दीजिए कि इनके यहाँ तो जो कुछ भी है बकौल आपके वो आई वॉश है, लेकिन हो रहा है, लेकिन आपके यहाँ तो वो आई वॉश भी नहीं हो रहा, सब छूट है। अच्छी कहानी उन्होंने सुनाई है, मैं भी एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक राजा थे, उनके भविष्यवक्ता ने बताया कि स्वाति नक्षत्र का जो पानी पिएगा वो पगला जाएगा। राजा साहब ने अपने और अपने परिजनों के लिए वो व्यवस्था कर दी कि पानी का एक बूंद भी न गिरने पाए। बाकी जनता ने पानी पिया, पगलाई और राजभवन की तरफ दौड़ रही है कि राजा को मारा जाए, राजा को मारा जाए। अब राजा के सामने सवाल है कि राजा क्या करे। इस समय की जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसके साथ यही घटित हो रहा है। अपने लिए, अपने लोगों के लिए बड़ी अच्छी व्यवस्था है। जनता के बीच जाइए, पता लगाइए। विकास का मुद्दा होता है सुरक्षित महसूस करना। और दूरस्थ गांव का व्यक्ति, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं, क्या दूर दराज के गांव में बैठा हुआ आदमी के अंदर ये विश्वास पैदा हुआ है कि अगर हमारे साथ कोई घटना होती है तो हम थाने पर जाएंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी? नंबर 1। नंबर 2, जो मुख्यमंत्री अपने वरिष्ठ मंत्रियों के दबाव में काम कर रहे हैं, एक कार्रवाई किया, फिर उनके दबाव में कार्रवाई वापस कर लिया, क्या वो निर्भय होकर काम कर सकते हैं? क्या बिना दबाव के काम कर सकते हैं? कदापि नहीं। और वही घटित हो रहा है। जो मुख्यमंत्री दबाव में काम कर रहे हैं, भय में काम कर रहे हैं, तो अधीनस्थ जितने अधिकारी, नौकरशाह, पुलिस अधिकारी हैं, वो तो अपने आप दबाव में काम कर रहे हैं। रामपुर की घटना देखिए। बाबा हरदेव जी, सर हमारा मूल सवाल ये था इन कहानियों से हिसाब से काम नहीं किया, डीएम को हटा। बाबा हरदेव जी, हमारा मूल सवाल ये था इन कहानियों से अलग, देखिए इन कहानियों से अलग सर के अंदर। हाँ बाबा हरदेव जी, हमारी आवाज मिल रही है सर आपको? 4 साल बाबा हरदेव जी, हमारी आवाज मिल रही है सर? सवाल लीजिए, 4 साल आपने प्लीज सवाल लीजिए सर। आरोप प्रत्यारोप और कहानियों के अलग सवाल लीजिए। दबाव में कोई है तो भय मुक्त होने में उसको 4 साल लगेगा, 1 साल में क्या करेंगे? वो सब ठीक है, लेकिन बाबा हरदेव जी मूल सवाल ये कि इनके यहाँ जो कुछ है वो हो रहा है, वो आई वॉश दिख रहा है, लेकिन आपके यहाँ जुबान पर टेप या जुबान पर लगाम कब लगेगी? सवाल ये इतने विद्वान हैं। बस नावेद साहब इस सवाल का जवाब ले लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे, पंकज जी के पास फिर जाएंगे। बड़ा स्पष्ट है।
भाजपा का बाबा हरदेव जी जो हैं, बाबा हरदेव जी इतने सीनियर हैं, की विचारधारा बड़ी स्पष्ट है और इतने जवाब ले बाबा हरदेव जी से मैं ये कहूंगा कि कहानी सुना रहे हैं, कोई भी अपनी बात कह सकता है, लेकिन पार्टी के स्तर पर ये कोई स्थितियां नहीं है। नावे सब जवाब ले ले, बाबा हरदेव जवाब दे रहे हैं सवाल का, उनसे जवाब ले ले। सरकार 2 साल के अंदर बेईमानी समाप्त की है, भ्रष्टाचार समाप्त किया है, और मैं खुद जानता हूं कि नीति आयोग बनने के बाद जो प्रोजेक्ट यहां से पहले जाया करते थे केंद्र सरकार में और उनकी मंजूरी के लिए पैसे दिए जाते थे, वो सारा बंद हो गया है। नहीं बाबा हरदेव, आप ये कह रहे हैं कि पार्टी के स्तर पर ऐसा कोई बयान जारी नहीं होता। मिल रही है बाबा हरदेव, आप ये कह रहे हैं कि पार्टी के स्तर पर ऐसी कोई बयानबाजी नहीं में जा रहा है, तो बीच की सारी धांधली। तब हमारा सवाल ये कि क्या पार्टी की अंडरस्टैंडिंग है, एक पारदर्शी प्रक्रिया दिखाई पड़ रही है, पारदर्शी शासन व्यवस्था दिखाई पड़ रही है। बहुत बड़ा काम होता है 2 साल के अंदर अगर ये घटित हो गया है। जहां तक पार्टी के नेताओं के बोलने की बात है, हर आदमी कुछ न कुछ स्वतंत्रता रहती है उसकी, लेकिन पार्टी की विचारधारा अलग है, जो उनकी विचारधारा होती है। जो पार्टी के नेता किसी अनुशासन की सीमा में आते हैं या नहीं आते? इनका व्यक्तिगत है, हमारा कोई इससे लेना देना नहीं। अरे ये तो अजीब राजनीतिक सुविधा है बाबा हरदेव जी कि जब जो बयान अच्छा लगे उसे अपना लीजिए और जब जो बयान अच्छा न लगे उसे कह दीजिए कि वो उनकी व्यक्तिगत विचारधारा है, उनका व्यक्तिगत विचार है। हम ये कह रहे हैं कि पार्टी अनुशासित पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और अब तो दावा यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसमें पार्टी अनुशासन कहीं है या नहीं है? पार्टी की कोई गाइडलाइन है या नहीं है कि साहब ये बोला जाना है, ये नहीं बोला जाना है? उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेताओं को अपनी अपनी तरह की आजादी क्यों दी हुई है? हमारा सवाल ये है बाबा हरदेव जी, फिर हम नावे जी का जवाब लेंगे और फिर जरा पंकज जी को शामिल करेंगे। बताएं प्लीज। देखिए, जिम्मेदारी सबकी है निश्चित रूप से, और पार्टी फोरम पर जो प्रवक्ता हमारे बोलते हैं वही अधिकृत बयान माना जाता है, और समय समय पर जहां कहीं होता है, आपने देखा होगा कुछ जब घटनाएं घटित हुई तो उसके बाद लोगों ने संयम भी बरता है और अनुशासन भी यहाँ बरकरार है, मनमानी कोई नहीं कर रहा है। लेकिन जहाँ कहीं किसी के मुंह से कोई बात निकल आती है उस पर भी निश्चित ही चिंतन विचार होता है, और उसको किसी स्तर पर वो सिर्फ विचार तक रह जाता है, क्योंकि लगता है ऐसा ही कुछ विचार में सहमति है, वो सिर्फ विचार तक। जो एक्शन आप इनसे उम्मीद करते हैं सरकार में या पार्टी में, वो खुद बीजेपी में कहां है? हमारा सवाल ये, तब तो हम कम से कम उम्मीद करें। पंकज जी आना चाहते हैं हम आपके पास, लेकिन इससे पहले नावेद जी से हम जवाब लें। हम नावेद जी से जवाब लें। सरकार किसी नावेद जी तो इनकी बात का जवाब दीजिएगा। और दूसरा, हम खास तौर पर नावेद जी, आप तो मंत्री है सरकार में, अधिकारी गलती करता है, साध्वी प्राची करता है, ठीक है, सरकार हमारे यहाँ जो केंद्र में चल रही है वो बहुत अच्छी चल रही है। नावेद साहब, साध्वी प्राची पर कार्रवाई कौन करेगा? चल रही है, अच्छी सरकार चल रही है, जिनके बारे में अमित शाह साहब ये कहते हैं कि इनका हमारी पार्टी से कुछ लेना देना नहीं, और जो लगातार जहर भुजे बयान और तीर चलाती जा रही हैं, उन पर कार्रवाई कौन करेगा? आपकी सरकार करेगी या नहीं करेगी? सरकार ये नेता जो नेता बात कर रहा है, सरकार सुन लीजिए। अब बाबा जी सुन लीजिए, हरदेव साहब से पूछ लीजिए। पार्टी के जो सर्वोच्च नेता है वो क्या? हरदेव जी अब सुन लीजिए, सर सुन लीजिए, उनका जवाब सुन लीजिए। हमने अपनी स्ट्रेटजी बता दी है, हमने अपनी विचारधारा बता दी है, उस विचारधारा को लेकर सबका साथ लेकर चलने का। बाबा हरदेव जी अब जवाब सुन लीजिए, हमारा सवाल नावेद सिद्दीकी से था, आप जवाब सुन लीजिए। रख रहे हैं, सबके सामने बता रहे हैं। नावेद सिद्दीकी बोलिए सर। अरे बाबा हरदेव जी से मैं गुजारिश करूंगा, एक गिलास ठंडा पानी पिए, इत्मीनान से बैठे, मौसम गर्म है, लेकिन हमारी बात भी सुन लें। हम ये कहेंगे कि आज अमित शाह साहब कहते हैं कि जब इनकी पार्टी के लोग कुछ कहते हैं तो सीधे ये कहते थे व्यक्तिगत बयान है। अब देखिए, ये कोई, मैंने अभी एक लगाम वाला किस्सा सच्चा सुनाया, मैंने सच्चा किस्सा सुनाया, ये कहानी बता रहे थे, तो बाबा हरदेव जी को कहानी में और सच्चाई में ये फर्क ही नहीं मालूम कि फर्क क्या होता है, तो ये भी इनको एक मालूम होना चाहिए। लेकिन अपने लोगों को कंट्रोल नहीं है इनको, ये मुल्क बांटने, ये एक तरीके से शय भी दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, इनके जो सहयोगी दल हैं, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, बजरंग दल, हिंदू महासभा, जितने लोग हैं, इनके साथी जितने हैं, ये सबको हवा देते हैं कि हम तो चलो एक ट्रैक पे चल रहे हैं, तुम दूसरा मुद्दे को
हवा देते रहो, वो शोला और दहकाते रहो। तो ये शोला दहका करके ये देश का नुकसान कर रहे हैं, ये देश का नुकसान कर रहे हैं, लोगों को बांटने की बात कर रहे हैं, और ये नहीं जानते कि घर में अगर दीवार, आंगन में अगर ये दीवार उठाएंगे तो आंगन जो है वो दोगुना नहीं होगा, बल्कि और छोटा हो जाएगा आपका। तो अपना आंगन अगर बड़ा करना है तो बीच से दीवार गिराइए। अफसोस की बात ये है, ये इनके नेता ही नहीं, इनके हमारे प्रधानमंत्री साहब, बताइए हम लोगों को, राजीव साहब, यहाँ के रहने वाले अक़लियतों को, यहाँ की माइनॉरिटी को क्या नहीं कहा गया, पिल्ला तक कहा गया हमको। हम तो पिल्ले हैं, हम कहाँ से दुनिया में आए हैं, किसके थ्रू पैदा हुए हैं, ये सारी चीज एक प्रधानमंत्री ने कह दी प्रधानमंत्री बनने से पहले। और एक तरफ वो कहते हैं कि 125 करोड़ लोगों का साथ लेके मैं चलता हूँ, मैं सबको साथ लेके चलता हूँ। तो बताइए, एक तरफ आप हमें पिल्ला बताते हैं, दूसरी तरफ आप हमारे ऊपर क्या क्या लांछन लगाते हैं, हमें आप पाकिस्तान भेजते हैं, हमें सीधे इल्जाम लगाते हैं, कोई बात हो तो सीधे पाकिस्तान भेज दें, है ना। आपने हिंदुस्तान की 2014 में जब आपकी सरकार बनी तो सीधे आपने रजिस्ट्री करा ली, पूरी रजिस्ट्री करा रखी है आपने कि जिसको चाहे आप साध्वी प्राची भी हो, चाहे कोई हो, पाकिस्तान भेज दीजिए। अब ये बताइए हम कहाँ जाएं? राजीव साहब आपका सम्मानित चैनल है, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, हमारी अक़लियत भी बहुत परेशान है। ये बताइए, आप ही राय दीजिए कि हम लोग हिंदुस्तान छोड़ के कहाँ जाएं, और अपने वतन को हम क्यों छोड़ें? हमारे दादा परदादा की कब्रें यहाँ पर हैं, खानकाहें यहाँ पर हैं, हम इनको छोड़कर कहाँ चले जाएं? हिंदुस्तान तो हमारी जमीन है। बस एक ही चीज कह सकता हूँ कि सर फिरे लोग हमें दुश्मने जहाँ कहते हैं, सर फिरे लोग हमें दुश्मने जहाँ कहते हैं, हम तो इस मुल्क की मिट्टी को भी माँ कहते हैं। लेकिन अब कोई हमें गलत समझे तो हम क्या कहें? ठीक है, अब एक सवाल हम जरा पंकज जी से भी ले लें। पंकज जी, ये दोनों सफाई आपके सामने है, लेकिन इसी सफाई के बीच एक आरोप ये भी खूब लगता है जो कांग्रेस पार्टी और बीएसपी खासतौर पर लगाती है कि साहब ये नूरा कुश्ती है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में, ये ट्यूनिंग है। हम आपसे जवाब लें इससे पहले हमारे साथ योगी आदित्यनाथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीनियर लीडर हैं और गोरखपुर के सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं। आदित्यनाथ जी, बहुत स्वागत है आपका प्राइम एजेंडा में। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि दो बयान आज आपके बड़ी चर्चा में है। एक तो ये कि आपने सीबीआई जांच की मांग फिर दोहराई है मथुरा कांड की। क्या लगता है आपको कि प्रदेश की सरकार सीबीआई जांच से क्यों भाग रही है? देखिए, सच्चाई सबके सामने न आ जाए, इसके लिए प्रदेश सरकार उस मामले को उलझाना चाहती है। स्वाभाविक रूप से देखिए, दो बातें एक साथ नहीं हो सकती हैं जी। जो तथ्य हैं वो इस बात को साबित करते हैं कि मथुरा की घटना में प्रदेश सरकार के कुछ सीनियर मंत्रियों की संलिप्तता है। दूसरा ये कि मुख्यमंत्री भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि ये भयंकर प्रशासनिक लापरवाही है। तीसरा, बिसहरा के मामले में मुख्यमंत्री स्वयं अपनी एजेंसियों को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। तो जिन एजेंसियों पर मुख्यमंत्री को स्वयं विश्वास नहीं है तो वो जांच कैसे साफ सुथरी कर सकते हैं, और फिर वो एजेंसियां अपनी सरकार के खिलाफ कैसे जांच करेंगी? इसलिए सीबीआई जांच इस मामले की होनी आवश्यक है, क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला भी है और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस के अधिकारियों के सुरक्षा के साथ साथ जिस निर्ममता के साथ उनकी हत्या की गई है वहां पर अधिकारियों की जी, इन सब मामलों को देखते हुए और मथुरा के बीच में ये सब होता रहा 2 वर्षों से। 1 वर्ष पहले हाईकोर्ट ने मई 2015 में वहां से इन कब्जों को हटाने का निर्देश दिया था। उस सब के बावजूद प्रदेश सरकार को 1 साल लगे हैं। तो ये सारी घटना इस बात को साबित करती है कि चाहे वो बिसाड़ा का मामला हो, चाहे वह मथुरा का मामला, इन सब की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए जी। और मुझे लगता है कि देर सवेर ये होगा, क्योंकि मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा है कि पहले हाईकोर्ट की उसको जो रिट अपने यहाँ पे हाईकोर्ट में दायर है उसके बाद उस निर्णय आने दी, उसके बाद कुछ होगा। सच्चाई देश को और जनता को जानने का अधिकार है और उसके लिए केंद्रीय एजेंसी से इसकी जांच होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी, दूसरा बयान आपने आज दिया राम मंदिर को लेकर। आपने कहा कि राम मंदिर का निर्माण होकर रहेगा। इसका आधार क्या है? आपकी श्रद्धा, आस्था, या फिर अदालत में जिस तरीके से ये पूरा मामला चल रहा है और उसका फैसला आना है?
हमें कहते हैं कि आखिर राम मंदिर का निर्माण क्यों नहीं होना चाहिए। देखिए, उसके दो पक्ष पहले से साफ हैं। एक, मुस्लिम पक्ष सदैव से इस बात को कहता रहा है कि कोर्ट जो आदेश करेगा हम उसका पालन करेंगे। आखिर 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ की जो विशेष बेंच बनी हुई थी, उसने इस बात को कह दिया है कि जहां रामलला विराजमान है वही राम जन्मभूमि है। मुख्य मुद्दा इस बात को लेकर के था कि राम जन्मभूमि है या नहीं है। जब ये साबित हो चुका है तो फिर विवाद किस बात का है? एक दूसरा, 1994 में तत्कालीन केंद्र की सरकार ने, जब नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक इस प्रकार का शपथ पत्र दायर किया था कि अगर ये साबित हो जाए जी कि किसी हिंदू मंदिर या स्मारक को तोड़ करके वो ढांचा बनाया गया था तो फिर हिंदू भावनाओं के अनुरूप कार्य होगा। सरकार शपथ पत्र दाखिल करती है, मुस्लिम पक्ष कहता है कि कोर्ट जो निर्णय करेगा हम मानेंगे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाने का मतलब क्या होता है? आपको कोर्ट के उस आदेश का पालन करना चाहिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट, जिसमें विशेष बेंच जो बनाई गई थी, उसने ये कह दिया था कि अयोध्या में जहां रामलला विराजमान है वही राम जन्मभूमि। जब वही राम जन्मभूमि है तो फिर हिंदू भावनाओं के अनुरूप वहां पर कार्य क्यों नहीं होना चाहिए? हिंदू भावनाएं कहती हैं कि अयोध्या में राम मंदिर होना चाहिए, और फिर हम इसी बात को कहते हैं कि उन्हीं भावनाओं का सम्मान करते हुए देर सवेर एक काम होना चाहिए और होगा भी। योगी आदित्यनाथ जी, आप बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन अपने अलग तेवरों के लिए आप जाने जाते हैं। पार्टी का कहना है कि राम मंदिर का विषय, आस्था का विषय, ये चुनावी मुद्दा नहीं है। हालांकि जो अतीत है वो सब जानते हैं कि किस तरीके से बीजेपी ने इस मुद्दे पर चुनावी राजनीति इस देश में की है। योगी आदित्यनाथ जी का क्या मानना है कि क्या वाकई इसे चुनावी मुद्दा नहीं मानना चाहिए? मैंने कहा, राम हमारी आस्था के प्रतीक हैं और इस देश की जन भावनाएं कहती है कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। हमारा मिशन है अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण। हमारे लिए चुनावी मुद्दा मात्र नहीं हो सकता है, इसको हम जीवन का मिशन मान करके चलते हैं और अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए जो कुछ भी होगा हम वो करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी, एक आरोप आप पर बड़ा लगता है। हम अक्सर जब भी डिबेट करते हैं तो आपका नाम चर्चा में चला ही आता है। कोई ना कोई राजनीतिक दल या उसका नुमाइंदा आपके नाम को कोट कर देता है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की सियासत को भड़काऊ बयान देकर भड़काना चाहते हैं, पोलराइजेशन करना चाहते हैं। क्या यह बात सही है कि जानबूझकर योगी आदित्यनाथ इस तरीके के बयान देते हैं जिससे एक भड़काऊ सियासी माहौल बने? क्या हम हिंदुओं के खिलाफ या देश के खिलाफ होने वाली साजिशों के खिलाफ मौन बने रहे हैं? कोई भी तो ऐसा बयान बताएं जिसमें हम लोगों ने भावनाओं को भड़काया हो। क्या राम मंदिर का निर्माण जन भावनाओं को भड़काना है? उस जन भावना का सम्मान करना है। क्या विसाड़ा की घटना में पीड़ित हिंदुओं को न्याय दिलाना और गौ हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भावनाओं को भड़काने वाला है? ये तो न्याय और कानून के राज्य को स्थापित करने की बात होती है। मथुरा में हुई घटना पर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा करना, कहां से ये कहां से सब मुद्दे जो है भड़काऊ बयान के दायरे में आते हैं? ये केवल अपने करतूतों को छुपाने के लिए राजनीतिक दलों के द्वारा जो स्यूडो सेकुलरिज्म के आधार पर समाज में अपने जाति, क्षेत्र, भाषा के आधार पर पूरे समाज को, देश को, देश के सामाजिक सौहार्द को, उसके सामाजिक ताने बाने को जिन लोगों ने आजादी के पिछले 6-7 दशकों में छिन्न भिन्न किया है जी, उन लोगों के बाद जब कोई मुद्दा नहीं होता तो इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। हम लोग अपने मिशन के साथ काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ सामाजिक सौहार्द की स्थापना हो और अन्याय किसी के साथ न हो। अगर अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण दिया जाना चाहिए तो बहुसंख्यकों के हितों को और उनकी भावनाओं का भी सम्मान होना चाहिए। योगी जी, आजकल एक बात और सियासी फिजा में खूब गूंज रही है और वो बात यह है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री पद का चेहरा योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं। क्या ये बात सही है? हम लोग किसी पद के दावेदार नहीं हैं। राजनीति में हम लोग इस उद्देश्य से भी नहीं आए हैं कि हम कोई पद प्राप्त करेंगे, हमें कोई प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है। हम लोग जिस राष्ट्रवादी मिशन के साथ राजनीति में आए हैं उस कार्य को कर रहे हैं। भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि हम अपने मिशन से भटके ना बस। लेकिन आपकी दावेदारी है या नहीं है सर?
हमारी कोई दावेदारी किसी पद के लिए नहीं है। साध्वी प्राची ने ये बात कही है, अभी कल ही कही उन्होंने, साध्वी प्राची ने यही बात कही है कि अगर आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है या उनको सामने लाया जाता है तो हम 300 सीट जीतेंगे। इसमें कितना सच है, क्या आप इसको नकारते हैं? लगता है योगी आदित्यनाथ जी नहीं है हमारे साथ इस वक्त। बहुत शुक्रिया योगी आदित्यनाथ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सवालों के जवाब देने के लिए। समय थोड़ा कम है, चूंकि योगी आदित्यनाथ हमारे साथ जुड़ गए तो उनसे फोन पर हमने बातचीत की। हम किस स्थिति से देखें पीयूष पंत जी, ये जो फिलहाल उत्तर प्रदेश में चल रहा है समाजवादी पार्टी में, हम फिर वही बात कह रहे हैं कि भले ही आई वॉश के लिए सही लेकिन कोई कार्रवाई हो रही है, लेकिन बीजेपी के भीतर कौन सी अंडरस्टैंडिंग काम कर रही है कि हम सबका साथ सबका विकास भी करेंगे और कहेंगे और पीछे पीछे चुनावी एजेंडे को भी जारी रखेंगे? नहीं, देखिए दरअसल असल में हो कह रहा है राजीव जी कि सारी पार्टियां जो हैं, आप तमाम केंद्र सरकार ले लीजिए, तमाम राज्यों की सरकारें ले लीजिए, कि तमाम पार्टियां जो हैं वो अपने तक सिमट गई हैं वो पार्टियां, और सिर्फ किसी तरह सत्ता में आके और उसका उपभोग करना चाहती हैं, जनता के लिए कुछ काम नहीं करना चाहती हैं। उसी का परिणाम आप देखिए लगातार। आप चाहे महाराष्ट्र का उदाहरण ले लीजिए जहां भाजपा की सरकार है, जिस तरह से वहां भ्रष्टाचार की कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाने की बात करते हैं। महाराष्ट्र का उदाहरण ले लीजिए, वहां पर जिस तरह से हुआ, हरियाणा में ले लीजिए जिस तरह से जाट आंदोलन हुआ, उसके पहले जिस तरह से वहां पर इतनी बड़ी हिंसा हुई गैर जाटों के प्रति, तो आप छत्तीसगढ़ का उदाहरण ले लीजिए। तो ये मुझे लगता है कि ये सारी पार्टियां जो हैं एक तरह की इनका एक कल्चर पैदा हो गया है कि जो सुहावने जो है कि मुद्दे उठाते हुए और जनता को भरमाना और उनका वोट हासिल करना और फिर अपने को सत्ता में काबिज बनाने के लिए सब कुछ करो और उसके बाद सत्ता में बैठ जाओ, फिर अपनी मनमर्जी करो। यही राजनीति का अंतिम सत्य सत्ता बन गई। जी हाँ, बिल्कुल सत्ता बन गई है। उसके लिए जिस तरह से भी ये इनके प्रकार ने जो भी जुगाड़ करना हो करो, जिस तरह से बरगलाना हो जनता को बरगलाओ, और जब सत्ता मिल जाए उसके बाद जो है आप अपने हिसाब से काम करो, अपने लिए काम करो। यही पूरा आज की राजनीति का सच यही हो गया है। सर, हम पंकज जी की टिप्पणी नहीं ले पाए। पंकज जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया कीजिए। हम ये सवाल लेकर आपके पास आना चाह रहे थे जब योगी जी जुड़ गए हमारे साथ कि ये जो नूरा कुश्ती है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है जिस पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में, ये बाकायदा है या फिर दिखने का कुछ और पीछे का कुछ और, पर्दे के पीछे कुछ और सामने कुछ और? राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने पीछे से अपने दोनों हाथ मिला रखे हैं। जिस चीज के लिए कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है उत्तर प्रदेश का, एक भी कार्रवाई इन नेताओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा की गई हो तो वो बताया जाए। साध्वी प्राची जो कुछ भी बोलना चाहती बोल के चली जाती हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। महेश शर्मा जो बोलना चाहते हैं वो बोल के चले जाते हैं, उनके खिलाफ कोई। अगर समाजवादी पार्टी की दृढ़ इच्छा शक्ति है और इन लोगों के जवान पे लगाम लगाना है तो स्थानीय जो व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी प्रदेश की सरकार की है। काहे नहीं साध्वी प्राची पे मुकदमा कायम करके उनको जेल भेजा जाता? ऐसी कौन सी छोटा जवाब, समय नहीं है सर, छोटा जवाब दे दीजिए। ये जिम्मेदारी तो आपकी बनती है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है और आप सरकार चला रहे हैं। और जो भी बोलता है, जो भी उत्तर प्रदेश या देश के खिलाफ बोलता है जिससे कि सामाजिक सौहार्द बिगड़े, उसको जेल जाना चाहिए। प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी। नाबी साहब, आवाज मिल रही है? छोटा सा जवाब नाबी साहब, कोई कार्रवाई होगी साध्वी प्राची जैसे लोगों पर या नहीं होगी? होगी कैसे राजीव जी? दोनों लोग मिले हुए हैं कि हम दोनों लोगों को दंगों से फायदा है, दोनों लोगों को दंगों से फायदा है। और हम ये पहले ही कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करने नहीं दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है और आपके चैनल पर हम ये कहना चाहते हैं कि ये साजिशों का साल है, साजिशों का वर्ष है। ये भारतीय जनता पार्टी, ये फिरका परस्त पार्टियां, ये एंटी सेक्युलर पार्टीज, ये जितनी भी हैं, ये सब अभी उत्तर प्रदेश में फोकस हैं और ये उत्तर प्रदेश में दंगा कराने की सोच रही हैं और हर जगह जहां मौका मिलता है कुछ ना कुछ स्पॉन्सरशिप करती हैं। तभी तो हम कह रहे हैं कि जिम्मेदारी आपकी है कार्रवाई की। आप कह रहे हैं अभी हम सब ऑब्जर्व कर रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं, समय बिल्कुल नहीं है। नाबी साहब, बड़ी माफी के साथ धन्यवाद करना चाहेंगे, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नाबी साहब। ये साजिशों का साल है, लेकिन ये जो भी साल है उसमें आपकी सरकार है और जिम्मेदारी है सरकार पर
कि वो कार्रवाई करे, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करे, अच्छा करे। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का आज की इस डिबेट में आने के लिए। बाबा हरदेव जी आपका धन्यवाद, पीयूष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नावेद जी और इसके अलावा पंकज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी का प्राइम एजेंडा यहीं तक, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, खबरें जारी हैं।